अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट टॉप अशवाल। मैं हूं आपका होस्ट शवाल बिन अहमद और आज हम रिव्यू कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले सेकंड और थर्ड T20 मैचेस को, जो दोनों मैचेस कराची में हुए, बैक टू बैक हुए। तो हम सेकंड और थर्ड को इकट्ठा रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि सेकंड T20 मैच में कुछ ज़्यादा रिव्यू करने वाला था ही नहीं। इतना एक आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी जो कि पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। उसकी एक वजह बाबर और रिजवान का फॉर्म में वापस आना था। मतलब रिजवान ऑलरेडी फॉर्म में थे, बाबर का फॉर्म में वापस आना था। दूसरी वजह, इंग्लैंड ने रिस्क लिया पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का। मतलब वो कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है इंग्लैंड। सही मानों में अगर आप कहें कि यहाँ पर आके पाकिस्तान के जो 7 T20 मैचेस हैं उसमें अपने कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा रहा है, हर खिलाड़ी को मौका दे रहा है, तो ये सही होगा। और इसके बरकस पाकिस्तान स्टिल स्टिक टू द ओल्ड कॉम्बिनेशन एंड वही बैटिंग ऑर्डर, वही लाइनअप, वही अप्रोच, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा। मतलब आपकी होम कंडीशंस है, कम से कम आप इतना कॉन्फिडेंस तो रखें कि टॉस जीत के कभी पहले बैटिंग करके अच्छा टारगेट देने की कोशिश करें। नहीं करना, हमेशा वही, मतलब कि 90% मैचेस हम टॉस जीत कर चेस करके, टॉस जीत कर हमने चेस करके जीते हैं, अब भी हम चेस ही करेंगे। और अगर अगला बंदा हमें चेस की दावत दे देगा तब भी हम उससे पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और अगर चेस की दावत नहीं भी देगा तो अगर हम पहले बैटिंग करेंगे तो शायद ही है कि हमारी जो बॉलिंग है वो 160-70 डिफेंड कर पाए। मतलब जिस तरह की हमने बॉलिंग की है सेकंड और थर्ड T20 मैचेस में, मुझे तो ये लगता है कि 200 भी हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि बॉलिंग बिल्कुल ही आउट ऑफ टच रही है। मतलब दोनों मैचेस में, सेकंड में थर्ड में, हमारी बॉलिंग में 2-2 स्कोर खाया है और हसनैन एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। हारिस रऊफ़ ने अच्छी बॉलिंग की है, इकॉनमिकल स्पेल तो नहीं, खैर इतने स्कोर पड़ रहे हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, कंडीशंस हमारी अपनी है, लेकिन फिर भी स्पेसर्स कंडीशंस को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। और जिस तरह के स्ट्रोक्स हैरी ब्रूक ने, बेन डकन ने कल वाले मैच में खेले हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब जिस तरह से वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं बिल्कुल ऐसा मैच उन्होंने खेला है। और पाकिस्तान रेगुलर विकेट लेता रहा, 4 विकेटें, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कम बैक करके स्कोर 200 प्लस पे लेकर गए हैं, जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए इंग्लैंड के बैट्समैन कम है। एलेक्स सेल्स को ड्रॉप करके उन्होंने, मतलब एलेक्स सेल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पहले दोनों T20 मैचेस में, और जिस तरह वो 2 साल बाद कम बैक कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह का परफॉर्म करना और फिर उनको ड्रॉप कर देने से ये साबित होता है कि इंग्लैंड अपने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहती है इन 7 T20 मैचेस में। इसके बरकस पाकिस्तान को हमने देखा है कि पहले मैच में, दूसरे में, तीसरे में पाकिस्तान ने सेम टीम खिलाई है। मतलब अगर हम जीत जाते हैं कोई T20 मैच तो हम अपना स्क्वाड तब्दील नहीं करते। मतलब ये कहाँ का लॉजिक है? पाकिस्तान की टीम पे कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होता। आप पाकिस्तान की टीम से जैसा प्रेडिक्ट करोगे पाकिस्तान टीम से उल्ट करेंगे। मतलब 200 का, यही 199 का स्कोर किसी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या टूर्नामेंट का स्कोर होता तो हम टीवी बंद करके बैठ जाते कि जी पाकिस्तान टीम ये स्कोर नहीं कर पाएगी। मतलब पता होता है, लेकिन कल रात पाकिस्तान ने, मतलब परसों रात पाकिस्तान ने जितनी आसानी से 199 चेस कर दिया, सिर्फ बाबर और रिजवान नहीं। मतलब जब पाकिस्तान खेलेगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, और जब पाकिस्तान अपनी आई पे आएगा तो फिर वो 150 भी स्कोर नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी यहाँ पर। एक तो पहली तो है कि मैनेजमेंट सेम ओल्ड अप्रोच के साथ और वो सेम, मतलब पुराने ज़माने के तरीक़ों के साथ चल रही है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही, कोई मतलब नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दे रही। अगर आप जीत रहे हो तो अच्छी बात है। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था थर्ड T20 मैच में बाबर और रिजवान शायद रेस्ट कर लें, शादाब कैप्टनसी कर लें और यहाँ बाबर खेलें, रिजवान की जगह हम शान मसूद को ओपनिंग करवा लें। मतलब रिजवान अगर फिट हैं, ठीक है, मतलब रिजवान की फिटनेस कोई शक नहीं, लेकिन रिजवान की जगह पक्की है टीम में। रिजवान को थोड़ा सा मतलब खुले दिल का मुजाहरा करके बाकियों को भी ट्राई करना पड़ेगा। मतलब हमें पता है कि हमारे 11-12 जो प्लेयर्स हैं, हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर लें, और बाबर रिजवान जब तक अच्छा खेलते रहेंगे और जब तक वो टीम पर डिपेंड रहेगी, हमारा मिडल ऑर्डर इसी तरह फ्रेजाइल रहेगा। मतलब हमारे मिडल ऑर्डर को गेमिंग सेंस ही कोई नहीं है कि अगर उन पर कभी जिम्मेदारी पड़ गई तो किस तरह का परफॉर्म कर। रात भी हमने देखा कि मिडल ऑर्डर हमारा फेल हो गया। शान मसूद मेरिट पे फैसला हुआ है और वो इतनी, मतलब उन पर प्रेशर पड़ा सिलेक्शन कमेटी पे कि शान मसूद को अभी आखिर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। शान मसूद ने अपनी सिलेक्शन साबित कर दी और जिस नंबर पे उन्हें खिलाएंगे वो उन्होंने कह साबित कर दिया वो खेल सकते हैं। लेकिन हर मैच में 50 नहीं करेंगे ये, हर मैच में इस तरह मिडल ऑर्डर को नहीं बचाएंगे। बाकी जो 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको भी स्टैंड आउट करना पड़ेगा, उनको भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। इंग्लैंड ने दूसरे T20 मैच में, मतलब उन्होंने 200 किया था और उनकी मतलब बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना बॉलिंग लाइनअप चेंज किया। उन्होंने रिस टॉपली को, मार्क वुड को खिलाया, और वही 2 बॉलर्स में अगर कहूँ कि मतलब डिफरेंस साबित हुए थर्ड T20 में तो मतलब गलत नहीं होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने दोबारा से हसनैन को खिलाया, हमने दोबारा से धानी को खिलाया, हमने हारिस रऊफ़ को खिलाया। मतलब आप वसीम जूनियर का ऑप्शन आपके पास बेंच पे मौजूद है, आपके पास
नसीम का ऑप्शन मौजूद था, आप रोटेट कर ले, कम से कम एक दो मतलब रेस्ट दे लें। बैक टू बैक गेम्स एक तो हम खेल रहे हैं, ऊपर से 200 रन की पिटाई पड़ी है आपको, लेकिन फिर भी आप सेम बॉलिंग के साथ मैदान में उतर रहे हैं। मतलब ये कहाँ की आपके पास लॉजिक है। नवाज़ और अब्दुल कादिर हैं, सही बॉलिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिकल स्पेल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास शादाब अगर फिट नहीं है तो अगर आपके दूसरा अबरार अहमद का ऑप्शन मौजूद है, आप उसको खिला के देख लें। आप मिडल ऑर्डर में चलो दूसरे T20 मैच में हमने मान लिया कि मिडिल ऑर्डर की बारी नहीं आई, मौका ही नहीं मिला मिडिल ऑर्डर को। सेकंड थर्ड T20 में मिडिल ऑर्डर हमने देख लिया जी कैसा करता है। तो खुशदिल शाह कैच ड्रॉप कर रहे हैं और बैटिंग आती है तो मतलब उनसे हिट नहीं लग रही, और हैदर अली हैं तो मतलब आंखें बंद कर लेते हैं। 150 प्लस स्कोर बॉल 150 की स्पेस से बॉल आ रही है। मार्क वुड कम बैक कर रहे हैं 2-3 साल बाद, और अपनी रिहैब के बाद वो 155 की एवरेज से बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पे बॉलर जब अब 2-3 साल बाद वापस आता है तो उसकी लाइन लेंथ ही ख़राब हुई होती है, उसको जी वापस आया जी अभी 10-20 T20 मैच खेलेगा जी, फिर फॉर्म में वापस आएगा। मतलब वो 3 साल बाद 2-2.5 साल बाद अपना वापस आ रहे हैं और 150 प्लस की एवरेज से वो बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब एक वाज़िया डिफरेंस है हमारी और उनकी टीम में, और वो हारने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बॉलिंग लाइनअप में चेंजेस लाई और उन्होंने अपना मतलब ओपनर चेंज कर दिया। मतलब सारे तरह से इन 60 T20 मैचेस का फ़ायदा उठा रहे हैं। अपनी बॉल मतलब स्ट्रेंथ को इंग्लैंड देख रही है, अपनी वीकनेसेस को कर रही है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट अगर जीत रहे हैं जी सेम कॉम्बिनेशन, चलो 11 मैच हैं, हम वर्ल्ड कप में भी हमारा यही हाल था, हमने जो 11 बंदों की टीम खिलाई थी वही 11 बंदों की टीम ने सारा टूर्नामेंट खेला। अब भी यही हो रहा है कि हम मतलब 20 मेंबर्स का स्क्वाड हमने सेलेक्ट किया हुआ इंग्लैंड T20 मैचेस में, उनमें से 2-3 ही ऐसे हैं जिन्होंने मेन वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, बाकी तो हमारे वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। कम से कम उनको ऊपर नीचे खिला के देख लो, ठीक है जी ओपनर्स की मतलब ओपनर्स को ज़्यादा बॉल्स मिलती हैं। अब 30 T20 में हमने कह लिया जी, अब ये भी आप कह सकते हैं जी खुशदिल शाह को वहाँ पे मौका दिया जाता है जहाँ पे जी बॉल्स ही 20 रहती हैं, 70 स्कोर रहे आते हैं, तो वहाँ पे बंदा बेचारा के क्या करे। मतलब कल काफ़ी बॉल्स थी और ओपनर्स बड़ी जल्दी आउट हो गई थी, ये इनके मैच बिल्कुल ही बड़ा गर करके आउट हुए थे, मतलब बहुत जल्दी आउट हो गए थे। हैदर को हमने वहाँ पे देखा, मतलब हैदर को चलो अभी दूसरा T20 मैच है अभी भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन ये वो हैदर अली नहीं थे जो अंडर T20 अंडर 19 में हमने देखे, ये वो हैदर अली नहीं है जो कि हमने PSL के शुरू में देखे। मतलब ये हैदर अली बहुत ही ऑफ कलर हैं, यहाँ मैनेजमेंट ने साथ ले जा के बेंच पर बैठा के बिल्कुल इन्हें मतलब डिस्कलर कर दिया इनको। लेकिन हैदर अली को अपना एतमाद वापस लाना पड़ेगा और शायद 1-2 इनिंग्स में वो अपना एतमाद बहाल कर दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब वो आगे वाले T20 मैचेस में रेगुलर खेलेंगे, लेकिन रिजवान को यहाँ पे थोड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा कि उनकी जगह पक्की है, वो कहीं नहीं जा रहे। हारिस को ट्राई करवा के देख लें, और बाबर को है कि मतलब नीचे आ जाएं आप। एक मतलब दोनों मैचेस में वो दोनों खिलाड़ी 100 की है, उन्होंने मतलब अच्छी स्कोर की है और 200 रन की पार्टनरशिप उन पर लगी है, तो 30 T20 मैच में रेस्ट दे लें। मतलब होम ग्राउंड है यार, आपकी फ्रेंडली कंडीशंस हैं, आप क्यों मतलब अपने पे जुल्म कर रहे हैं। बैक टू बैक मैचेस खेल रहे हैं, तो मतलब कौन सा सीरीज़ आने लगे थे, कौन सा डू और डाई मैच था सीरीज़ का। हमें सीरीज़ जीतना भी ज़रूरी है, लेकिन ये कोई डू डाई मैच नहीं था सीरीज़ का। बैक टू बैक मैच खेल रहे हैं, आप अपनी मतलब सेट एंड ट्राई कर लें, ओपनिंग थोड़ा सा ओपनिंग पेयर और ट्राई, मतलब अगर आपको लगता है कि रिजवान और बाबर के ओपनिंग पेयर से स्टिक करना चाहिए तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल होगा। मतलब अगर ये जिस मैच में चल जाएंगे उस मैच में पाकिस्तान जीत जाएगा, जिस मैच में नहीं चलेंगे वो मैच हार जाएगा, और 70% चांसेस में ये दोनों नहीं चलेगा। मतलब ये दोनों 100 प्लस की आपको पार्टनरशिप नहीं देने लगे। 30% मैचेस में ये दोनों 100 प्लस की पार्टनरशिप आपको देंगे, और जिस मैच में पार्टनरशिप देंगे वो पाकिस्तान मैच जीतेगा। मतलब कह सकते हैं आप, इन पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप 70% खातर वो 30% आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब 70% बहुत बड़ा मार्जिन होता है, आप इन पर डिपेंड नहीं कर सकते। मतलब अगर अभी भी आपको मतलब मैं अभी भी इस हक में हूँ कि बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर के अलावा हमें और ओपनिंग पेयर ट्राई करना चाहिए। हारिस का और शान का ओपनिंग पेयर ट्राई कर दें, रिजवान और शान का ओपनिंग पेयर ट्राई कर दें, मिडल ऑर्डर में आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि अगले T20 मैचेस में इन्होंने क्या करना है, इफ्तिखार को ड्रॉप कर देना है, खुशदिल को ड्रॉप कर देना है, आसिफ अली की वापसी हो सकती है मिडल ऑर्डर। मतलब हमारे पास ऑप्शन ही यार लिमिटेड से हैं, और इफ्तिखार हमारे मुसलसल फेल हो रहे हैं, खुशदिल शाह हमारे मुसलसल फेल। इफ्तिखार जिस शॉट पे खेल के आउट हुए, मतलब गली क्रिकेट में इस तरह की इससे अच्छी शॉट लोग खेल लेते हैं, और जिस तरह की खुशदिल शाह ने इनिंग्स खेली मतलब वो बिल्कुल ही लगा ही नहीं उन्हें कि मतलब वो कोशिश नहीं की उन्होंने, या फिर वो मार्कउट की बॉलिंग इतनी शानदार थी कि हम मतलब लाजवाब हो गए उनको उसके सामने। लेकिन शान मसूद जिस तरह तक डटे रहे, इस तरह अगर खुशदिल शाह भी चलो डटे रहते, 170-80 हम कर जाते, हार जाते, लेकिन कम से कम पता लगता है कि खुशदिल शाह को मौका दिया गया अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन उन्होंने मौका ज़ाया कर दिया। दूसरी तरफ हम बात करें शान मसूद की, उन्होंने उस मौके से फ़ायदा उठाया। अब्दुल कादिर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव जा रहे हैं। नवाज़ की बैटिंग ऑफ कलर लगी, मतलब सिर्फ एक एशिया कप में एक इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली है और उसमें हमें मैच जितवाया भी है, लेकिन रिजवान को समझ नहीं आ रही। मतलब हम ओपनिंग पेयर पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि जब मिडल ऑर्डर को
की मतलब मौका मिलता है मिडल ऑर्डर को पता नहीं लगता जी उन्हें करना क्या, गेमिंग सेंस ही नहीं है उनके पास। तो इस अप्रोच के साथ आप अगर वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो ये एक ख़तरे की बात है आपके लिए, और आप कभी भी कुछ भी हो सकता है इस अप्रोच के साथ, क्योंकि अनप्रडिक्टेबिलिटी नहीं चाहिए आपको T20 टूर्नामेंट्स में। कम से कम आप होम सीरीज़ में अनप्रडिक्टेबली कर सकते हैं, आप बायलैटरल सीरीज़ में कर सकते हैं, लेकिन टूर्नामेंट्स में जहाँ पे वर्ल्ड की टॉप 16 टीम्स आपका मुकाबला करेंगे तो वहाँ पर आप इस तरह की मतलब ये अप्रोच लेके नहीं जा सकते। आपको हर एक को अपना डिफाइंड रोल पता होना चाहिए कि हर दफ़ा ओपनर नहीं चलते, हर दफ़ा बाबर रिजवान आपको आके नहीं बचाएंगे। मिडल ऑर्डर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना पड़ेगी, और बॉलिंग को भी खुदा का खौफ करना पड़ेगा कि मतलब हम ऑस्ट्रेलिया की फ्रेंडली पिचेस पे चलो कह सकते हैं जी बाउंस है, पेस को वहाँ पे बदल मिलती है, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे अपनी होम कंडीशंस में, अपनी फेवरेबल कंडीशंस में आप 200 खा रहे हैं, तो बॉलर्स को भी थोड़ा सा मतलब वहाँ पे अब मतलब एक चीज़ को हम रोकते हैं कि जी बैटिंग नहीं परफॉर्म करी, और जब बैटिंग परफॉर्म होने लगती है तो बॉलिंग ठुस हो जाती है, जब बॉलिंग परफॉर्म होने लगती है तो बैटिंग ठुस हो जाती है, मतलब लॉजिक ही नहीं है कोई इनके पास। तो क्या मतलब कहे बंदा। और बाबर की जो बात करें तो बाबर ने सेंचुरी स्कोर की पहले T20 मैच में, शानदार कमबैक किया, और जितनी भी तारीफ़ की जाए बाबर की कम है। और एक दो मैचेस जो इससे पहले के मतलब बाबर आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, बाबर सिर्फ अनलकी थे, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है, मतलब मैं बाबर के ख़िलाफ़ नहीं था कि बाबर को जी ड्रॉप कर दिया जाए, मतलब मैं ये कह रहा था कि बाबर अगर ओपनर में नहीं चले तो बाबर को ज़रा वन डाउन ला दीजिए, हम ओपनिंग कॉम्बिनेशन नया ट्राई कर लें, हमें पास बाबर और रिजवान के अलावा कोई और ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, अगर नहीं चलते तो हम इनको मतलब हमारे पास बैकअप ऑप्शन मौजूद होना चाहिए। और टीम में ऑलरेडी आपके पास 3 ओपनर्स हैं, और अभी नई खबरें सामने आ रही हैं कि जी शर्जील खान को, साइम अयूब को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, मतलब हम 5 ओपनर्स के साथ अपना मिडल ऑर्डर की फ्रेजिलिटी को हम नहीं ख़त्म कर सकते। हमारा मतलब आपने 6 ओपनर ही सिलेक्ट करने हैं, फ़खर जमान में सिलेक्ट किया हुआ आपने 6 ओपनर सेलेक्ट करने हैं, और 6 ओपनर्स को आपने पहले 6 पोजीशन में खिला देना है, तो आपकी बाकी जो डोमेस्टिक सर्किट में इतने प्लेयर्स बैठे हैं जो मिडल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो कहाँ पर जाएंगे। तो ये कोई दौड़ नहीं चल रही ओपनर्स को सिलेक्ट करने की, बराह मेहरबानी टीम पे रहम करें, और टीम को मिडल ऑर्डर अच्छे बैट्समैन की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा शुएब मलिक को सिलेक्ट करें, हारिस सोहेल को सिलेक्ट करें, शुएब मकसूद को सिलेक्ट करें, अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास, लेकिन मलक की कारकर्दगी देखें ऑस्ट्रेलिया में कैसी थी, मलक की कंट्रीब्यूशन देखें टूर्नामेंट्स में कैसी थी, मेगा इवेंट्स में और नॉकआउट मैचेस में मलक कंट्रीब्यूशन कैसी। अगर आपको लगता है मलक अच्छा ऑप्शन है, मलक को ट्राई करना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचेस पे, पेस पे अगर मलक अच्छे साबित होंगे तो मलक को सिलेक्ट करें, वरना मलक को रहने दें। मतलब जिस तरह की रात खुशदिल शाह ने इनिंग्स खेली, उस तरह की इनिंग्स तो सरफराज भी भाई खेल लेंगे, तो हम सरफराज को क्यों नहीं ला रहे टीम में, यही ला रहे हैं कि सरफराज से भाई नहीं खेला जाएगी, पेस नहीं खेली जाती सरफराज, तो खुशदिल शाह और हैदर अली से कहाँ पे पेस खेलेगी रात, ठीक है। मतलब आप यंग एनर्जेटिक लड़के रखे हैं आपने मिडिल ऑर्डर में, इफ्तिखार रखा हुआ है जी बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं जी, आसफ रखा हुआ है, खुशदिल शाह रखा हुआ है, लेकिन इनसे भी रात हिटिंग नहीं हुई। मतलब 150 की और टॉपली और वुड के सामने मतलब हमने मतलब ढेर हो गए हमारे बैट्समैन, और कोई प्लान ही नज़र नहीं आया कि आप फाइट शो कर रहे हैं कि जी आप 222 चेस कर रहे हैं तो कम से कम आप 200 तक जाएं, 190 तक जाएं ना, कि चलें जी शुरू में अचानक विकटें गिर गई, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर ने जान मारी, पूरी कोशिश की, 190 तक लेकर गई, लेकिन चलो अनफॉर्चुनेट रहे। हम कहें जी ठीक है जी मिडिल ऑर्डर हमारा ओके। अब हम मिडिल ऑर्डर की तारीफ़ करें जी मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है जी, मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा, कोई नहीं जी मिडिल ऑर्डर को और मौका दें, और कितने मौके दें कारकर्दगी के बगैर, और कितने इनको सपोर्ट करें। हम मिडिल ऑर्डर में चेंजेस की ज़रूरत है। मतलब मुझे पर्सनली कोई मसला नहीं है किसी भी खिलाड़ी के साथ, लेकिन मिडिल ऑर्डर को स्टेप अप करना पड़ेगा। और अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है जी तो आपका डोमेस्टिक सर्किट फिर मतलब क्या कर रहे हैं प्लेयर्स आपके पास, आप कहेंगे हमारे पास यही गिने 12-15 प्लेयर्स हैं, इनके अलावा हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है अच्छे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में टीम को रिप्रेजेंट कर सके। तो फिर यही है कि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट जो है वो इस तरह के प्लेयर्स तैयार ही नहीं कर रहा कि जो इंटरनेशनल में और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में जाके टीम को रिप्रेजेंट कर सके। तो हमें डोमेस्टिक सर्किट को अप करना पड़ेगा, वरना यही है कि जो हमारे पास 5-6 ओपनर्स हैं उन्हीं को हम मिडिल ऑर्डर में भी ओपनर्स को खिला लें, टॉप ऑर्डर में भी ओपनर्स को खिला लें, तो ये कोई प्लान नहीं है। मतलब आगे वाले T20 मैचेस में 4 T20 मैच अब हमारे पास 3 हो गए हैं और 4 हमारे पास T20 मैच पड़े हैं, तो हमें ये चाहिए मतलब टीम को ये चाहिए कि बाकी कॉम्बिनेशंस में ट्राई करें, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करें। कोई बात नहीं, मतलब ये सीरीज़ हम हार भी गए, T20 मैचेस सारे आगे हार जाते हैं, लेकिन कम से कम रोल डिफाइन हो जाएगा। जिस तरह अब शान मसूद का रोल डिफाइन हो गया कि चौथे नंबर पे हमारे पास एक प्रॉपर बैटर मौजूद है जिस पे टीम डिपेंड कर सकती है कि अगर ऊपर से बाबर रिजवान आउट हो जाता है, चौथे नंबर वाला बैटर हमारा डिपेंडेबल है, मतलब हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं कि 20-50 स्कोर आके कर सकता है और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल सकता है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास तीसरे नंबर वाला बैट्समैन, चौथे नंबर वाला बैट्समैन, तीसरे नंबर वाला, पाँचवें नंबर वाला, छवें नंबर वाला, शादाब और नवाज़ अगर दोनों खेलते तो 2 बैट्समैन की और अभी भी जगह खाली है। इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ, हैदर,
इनमें से हमें 2 बंदे और चाहिए जो कि अच्छा टीम को रिप्रेजेंट कर सकें और उन पे टॉप ऑर्डर की गैर मौजूदगी में हम डिपेंड कर सकें। आपने टॉप ऑर्डर को चेंज नहीं करना ना करें, लेकिन कम से कम मिडिल ऑर्डर को इतना एक्सपीरियंस एक्सपोजर दे दें, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर खेलेगा मिडिल ऑर्डर को एक्सपोजर नहीं मिलेगा। टॉप ऑर्डर सिर्फ 10 में से 4 मैचेस में खेलेगा। मतलब इतना हमारा कोई टॉप ऑर्डर आसमान से नाजिल नहीं हुआ और मतलब खलाई मखलूक नहीं है हमारा टॉप ऑर्डर के 10 में से 10 मैचेस में हमारा टॉप ऑर्डर ही चलेगा और हम टॉप ऑर्डर के सारे मैचेस जीतेंगे। हमारे टॉप ऑर्डर अगर नहीं चलेगा तो 6 मैचेस वो जो हमारे हैं 10 में से 6 मैच, उनमें मिडिल ऑर्डर को मज़ीद स्टैंड लेना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर को मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आएगी जब उन्हें हम रोटेट करके ऊपर नीचे खिला के उनको एक्सपीरियंस दे दें, क्योंकि हमारा जब तक टॉप ऑर्डर अच्छा खेलेगा, ओपनर्स हमारे अच्छे खेलेंगे, तो हमारे मिडिल ऑर्डर को एक्सपोजर नहीं मिलेगा, मिडिल ऑर्डर को गेमिंग सेंस नहीं होगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस टीम कॉम्बिनेशन से या इस जीत से ज़्यादातर ओपनर्स को फ़ायदा हो रहा है, ओपनर्स का रिकॉर्ड अच्छा हो रहा है और ओपनर्स का ही स्टैट्स अच्छे हो रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर हमारा मतलब वो जब चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा, टीम चीज़ को बार बार एक्सपोज नहीं करवाया जाएगा, प्रेशर कंडीशंस में नहीं ले जाएगा, वो टीम कैसे मतलब अपना मतलब एक्सपीरियंस गेन करेगी। तो नए कॉम्बिनेशन ट्राई करने की ज़रूरत है और ये ओल्ड अप्रोच से बाहर आने की ज़रूरत है, तभी जाके हम कह सकते हैं कि जी हमारे पास परफेक्ट 11 है टू गो इन द वर्ल्ड कप। वरना फिर ये टीम जो है जब तक बाबर रिजवान चलेंगे ये टीम फाइनल में भी जाके जीत सकती है, और बाबर रिजवान नहीं चलेंगे तो टीम क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल से बाहर आ सकती है। मतलब हमें पता है कि ये टीम कुछ भी कर सकती है और हम मेंटल तौर पे प्रिपेयर हैं, लेकिन फॉर अ लॉन्गर रन हमें मज़ीद कॉम्बिनेशन ट्राई करने की ज़रूरत है और मैनेजमेंट को चाहिए कि मज़ीद कॉम्बिनेशन ट्राई करे, खिलाड़ियों को ऊपर नीचे रिवर्स करके देखे, रोटेट करके देखे, सेम खिलाड़ियों को बैक टू बैक ना खिलाए। मतलब आपको उस बेंच से स्ट्रेंथ है, आपने वो खिलाड़ी जो सिलेक्ट किए उनको खिला के देख लें, कोई मसला नहीं है। एक मैच आप और हार जाते हैं बैक टू बैक तो कोई इतना इशू नहीं था, ठीक है। मतलब लेकिन आपने सेम ओल्ड अप्रोच के साथ स्टिक किया कि जी बस एक मैच में हम दूसरे में जीते हैं, T20 मैच में तीसरे में भी ये टीम के साथ। अब बैक टू बैक मैच खिला रहे हैं खिलाड़ियों को तो मतलब वो रिकवर भी नहीं कर पा रहे, और अब इतनी फिटनेस अगर है खिलाड़ियों की जिनकी है, लेकिन आप बॉलर्स को बैक टू बैक मैचेस खिला रहे हैं। वो 200 रन की पिटाई उन्होंने पहले खाई है दूसरे T20 मैच में, फिर आप उन्हें तीसरे T20 मैच में 222 खिला दिए हैं। अब लगता है कि चौथे में जाके चेंज करेंगे। मतलब आप हारेंगे तो ही कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, आप जीतेंगे तो आप कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करेंगे, आप सेम अपनी अप्रोच के साथ स्टिक कर जाएंगे। मतलब समझ से बाला तर रहा है। मैनेजमेंट को मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना पड़ेगी, मज़ीद बेहतर से नए कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेंगे, तभी जाके हम एक रीज़नेबल और जस्टिफाई जिसे कहते हैं कि डिपेंडेबल, हम उन पर डिपेंड कर सकते हैं, और एक मोर रिलायबल कह लो कि हमें ऑप्शंस चाहिए मिडल ऑर्डर में, और बॉलिंग ऑप्शन में विकेट टेकर ऑप्शन मज़ीद चाहिए, और बॉलिंग को मज़ीद बेहतरी करना पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी होम कंडीशंस में बैठे फ्रेंडिंग कंडीशंस में अगर आप 200 खा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाके तो आप आसानी से 200 खा लेंगे। तो बॉलिंग को भी मज़ीद बेहतरी करना पड़ेगी, और शहीन शाह और नसीम शाह के बगैर अगर कहीं हमारी बॉलिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो ये आपके सामने ही है। और नसीम शाह भी पहले T20 में जिस तरह की बॉलिंग की उनको भी मज़ीद बेहतरी करना पड़ेगी। अब वो कम बैक करेंगे मेरे ख्याल में चौथी T20 मैचेस में, शादाब की वापसी हो सकती है, और वसीम जूनियर खेल सकते हैं धानी की जगह पर। धानी काफ़ी मार खाई, धानी दूसरी T20 में अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन चौथे T20 में तीसरी T20 में उन्हें काफ़ी मार खाई है। तो मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि धानी फ़ारग हो गए हैं, तो धानी को भी मज़ीद एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तभी वो जाके इस तरह के मैचेस में मतलब अच्छा एक हमारे लिए साबित हो सकते हैं ऑप्शन। तो दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड T20 मैच ऑफ इंग्लैंड। मतलब ज़्यादा डिटेल में होगी ओवरऑल पाकिस्तान कारकर्दगी, मतलब 1 मिनट अप एंड 2 मिनट डाउन, तो मज़ीद रिलायबल ऑप्शन हमें चाहिए। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिक नहीं हूँ पाकिस्तानी टीम का, मैं सपोर्ट करता हूँ, और बस मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान मोर रिलायबल हो जाए, मोर प्रिडिक्टेबल हो जाए। अनप्रिडिक्टेबिलिटी और अनरिलायबिलिटी जो मिडल ऑर्डर में है, और जो गेम प्लान हम स्टिक कर जाते हैं, मतलब एक कॉम्बिनेशन से अगर आपको जीत मिल गई एक मैच में, तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में उसी प्लान के साथ, उसी तरीके के साथ, उसी स्क्वाड के साथ आपको फिर मज़ीद आपको कामयाबी मिले। आपको रोटेट करते रहना चाहिए, नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन अब आपके पास होंगे तो आप उनको खिला सकते हैं इन अ लॉन्ग रन। मतलब 5, 7, 10 T20 जब आपने इकट्ठे खेल रहे हैं तो आप कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सेम ओल्ड कॉम्बिनेशंस हैं और हम उन कॉम्बिनेशंस को नहीं ट्राई करें, ये चीज़ ख़तरा है कि ये ख़तरा है पाकिस्तानी टीम के लिए, मैनेजमेंट के लिए। मुश्ताक अहमद और यूसुफ भाई को मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना पड़ेगी, और
काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं वो दोनों, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है मोहम्मद यूसुफ और साकिब मुश्ताक। तो मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो बेहतर तरीके से, अगर अब पता नहीं कौन बात नहीं मार रहा है, रिजवान नहीं कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाह रहे, या मैनेजमेंट नहीं कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाह रही है, कोचेज ने कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाह रही है, सिलेक्शन कमेटी ने कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाह रही है, पता नहीं कौन नहीं मारा, खैर जो भी बात नहीं मारा, लेकिन टीम को जिससे फ़ायदा है वो चीज़ करनी चाहिए, बेशक जिस तरह भी हो। तो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज़ रिव्यू ऑफ पाकिस्तान इंग्लैंड T20 मैचेस। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।